हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने छोड़ा था जस्ट आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म आपको मैं लिखवाता हूँ। सबसे पहले तो ये समझेंगे। अच्छा, उससे पहले कुछ टर्म समझते हैं। एक तो होता है संसाधन, वर्ड सुना होगा, रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं। तो संसाधन क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत मतलब आपको पता है संसाधन क्या होता है। ठीक है, आपको संसाधन पता है क्या होता है। ठीक है, संसाधन भी समझ लेते हैं। एक होता है तरलता वर्ड। ठीक है, एक होता है श्रम, एक होता है पूंजी। थोड़ा सा समझते हैं ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है। मतलब समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि हम लोग क्या है, फाइनेंस क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले श्रम की कोशिश बात करते हैं। श्रम कैसे होता है? श्रम देखो दो तरीके से होता है। एक आप क्या करते हो, बौद्धिक श्रम करते हो, जिसको हम ब्लू कलर व्हाइट कलर जो आपके बाद के रूप में समझते हैं। तो एक होता है बौद्धिक श्रम। बौद्धिक का मतलब क्या है? दिमाग यूज करते हो आप। एक होता है शारीरिक श्रम। ठीक है, बौद्धिक श्रम में क्या होता है? बौद्धिक श्रम में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, आपका इनपुट कम होता है, आप इनपुट कम देते हो, आउटपुट ज़्यादा आता है। शारीरिक श्रम में क्या करते हो, शरीर से आप काम ज़्यादा करते हो, इनपुट कम ज़्यादा देते हो, आउटपुट क्या होता है, कम आता है। जैसे कंपेयर करते हैं, बौद्धिक श्रम की बात करते हैं। ठीक है, आपने कोई वीडियो गेम बना दिया। ठीक है, आपने कोई वीडियो गेम बना दिया या कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, एक बार दिमाग लगा के, एक बार दिमाग लगाया और उससे करोड़ों कमा रहे हो आप। राइट, तो ये क्या है, आपका बौद्धिक श्रम है। ठीक है, दिमाग लगा के काम करने वाला, मतलब आपकी समझ का बेसिकली ये चीज़ है। शारीरिक श्रम में क्या हुआ, सुबह से शाम तक आप क्या करो, पत्थर तोड़ रहे हो। ठीक है, एक दिहाड़ी मजदूर की तरह सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ रहे हो, एकदम मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो। शाम को आपको 300 रुपये 400 रुपये मिलता है दिहाड़ी पत्थर तोड़ने का। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आया, कम आया। लेकिन आपने एक दिमाग लगा वीडियो गेम बना दिया जिसमें आप कम समय दिया और इससे आप कितने कमा रहे हो, लाखों कमा रहे हो। ठीक है, तो श्रम दोस्तों बेसिकली दो प्रकार के हो जाते हैं, एक बौद्धिक श्रम बोलते हैं, शारीरिक श्रम बोलते हैं। ठीक है, उसके और वेरियस टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब उसके आगे ऊपर बढ़ते हैं। एक टर्म समझ लेते हैं, संसाधन। देखो संसाधन का मतलब क्या है, रिसोर्सेज बेसिकली संसाधन को बोलते हैं। तो आपकी ज़िंदगी को जो चीज़ें आसान बना दे, आपके लिए जो चीज़ें आसान हो, ठीक है, वही आपके लिए रिसोर्सेज है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका लिए जो मोबाइल है वो आपके लिए क्या है, रिसोर्सेज है, संसाधन है। इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो आपके लिए क्या है, संसाधन है। राइट, आप टेबल यूज़ कर रहे हो तो टेबल आपके लिए संसाधन है, रिसोर्स है। चेयर पे बैठे हो तो चेयर आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। कॉपी यूज़ कर रहे हो वो आपके लिए रिसोर्स है। पेन यूज़ कर रहे हो वो आपके लिए रिसोर्स है। तो जो चीज़ें आपकी चीज़ों को आसान बना दे बेसिकली वो आपके लिए रिसोर्सेज है या संसाधन है। आप फाइनेंस की अगर व्यवस्था में काम करें तो देखो, इंडस्ट्री के लिए ज़मीन, ठीक है, लैंड आपकी हो गई, पूंजी हो गई, मनी हो गया, ठीक है, श्रम हो गया, ये संसाधन के पार्ट ही हो जाते हैं। संसाधन, तरलता, लिक्विडिटी, ये सारे आपके संसाधन के पार्ट हो जाते हैं। बट आप अपने पे लेके देखो तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने संसाधन समझा। अब बेसिकली पूंजी क्या होती है? देखो पूंजी कई तरीके के होते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति या परिसंपत्ति जो आपके हैं। ठीक है, कैश आपकी पूंजी ही है। राइट, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको हम बौद्धिक पूंजी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट हमारा है ना, पेटेंट कराना जिसको बोलते हैं। मान लेते हैं आपने कोई नई डिजाइन की कार बना दी, ठीक है, जो पहले इससे पहले बनी ही नहीं थी, तो आप कॉपीराइट अपना पेटेंट करा लोगे तो वो आपका ही बेसिकली हो जाएगा। कोई किताब आपने लिख दी तो जितनी किताब आपकी बिकती है उस पर कुछ पैसा आपको मिलता है, तो उसको रॉयल्टी फीस बोल देते हैं कई बार हम। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी पूंजी होती है। अच्छा, पूंजी हम और जगह भी लगा सकते हैं, जैसे गोल्ड के रूप में, शेयर के रूप में, ठीक है, ज़मीन में, कहीं भी हमारी प्रॉपर्टी, एसेट्स में सारे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सब आ जाते हैं। जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, ये भी हमारी पूंजी होती है। जितनी भी संपत्तियाँ हैं हमारी क्या है, वो हमारी पूंजी हो जाती है। कैश हमारा पूंजी है। बौद्धिक संपत्ति भी हमारी अपने आप में पूंजी होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी पूंजी, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म होता है दोस्तों, तरलता। तरलता का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, सीधी भाषा में बोलो तो पैसा है। ठीक है, वह पैसा जिसको हम जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लें या जिसका हम उपयोग जितनी जल्दी कर दें, मतलब आपका समय बचाए प्लस आपको हानि कम हो।
उसको हम बोलेंगे कि अच्छी तरलता वाला आपकी संपत्ति है, बेसिकली ये बोलते हैं। तरलता का मतलब क्या है समझिए आप। तरलता का मतलब ये होता है जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लिक्विडिटी बोलते हैं। तरलता का मतलब क्या है? तरलता का सिंपल सा दोस्तों मतलब ये है कि हम कितना जल्दी, कितने कम समय में और कितनी जल्दी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी का मतलब क्या है? कम समय कम लगेगा तो जल्दी तो हो ही जाएगा ना, मतलब कितने कम समय में या कितनी जल्दी ये कह सकते हो, और लगा लीजिए। और हमें हानि कितना हो रहा है इससे, लाभ हानि भी देखते हैं ना, सिंपल हानि रखते हैं, लाभ का यूज नहीं करते इस टर्म में, हानि समझते हैं, ठीक है। तो कितना कम हानि हो रहा है इससे, जैसे एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा आपको। सपोज करो, खुदा ना करे, बट आपके दोस्त का मान लेते कोई फ्रेंड है, कमीना दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं होइएगा, ठीक है। एक फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। आप उसके इकलौते फ्रेंड हो, उसने आपको फ़ोन किया, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, संपत्ति बहुत है, बोला अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, 5 लाख रुपए डॉक्टर ने बोला है चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। कितने चाहिए? 5 लाख रुपीज़, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ फ्रेंड का आपके। अब इस केस में चलो फ्रेंड से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मान लेते किसी फैमिली मेम्बर का हो गया, किसी आपके फैमिली मेम्बर का होगा, किसी नहीं मतलब किसी के फैमिली मेम्बर का हो गया, आपके नहीं भाई, किसी के फैमिली मेम्बर का हो गया, एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप देखोगे मेरे पास पैसा कहाँ पे है, चलो मैं दिखा देता हूँ। आपके बैंक में 50,000 रुपये कैश थे, मतलब अकाउंट में थे 50,000 रुपये, कैश नहीं लिखूँगा, 50,000 रुपये थे, ठीक है। घर पर 50,000 रुपये, के लिखते कई बार नाम नंबर के आगे, तो इसका मतलब होता है 1,000, तो मैं लिख रहा हूँ 50K मतलब 50,000। फिर घर पे कितना था? 50,000, या थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं ना, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए क्या था? आपके घर पे था। उसके अलावा आपने कुछ सोना खरीद रखा था, क्या खरीद रखा था? गोल्ड खरीद रखा था 2 लाख रुपए का, ठीक है। बैंक में मान लेते ज़्यादा ही कर दे थोड़ा सा, यहाँ पे आपने कर रखा है 1 2 3 4 100K का। 1 लाख रुपए आपके बैंक में है, 1 लाख रुपए आपके घर में है, 2 लाख का आपने सोना खरीद रखा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने कर रखी है। उसके अलावा आपने क्या किया है कि आपने 2 लाख रुपए का शेयर भी खरीद रखा है। क्या खरीद रखा है दोस्तों? 2 लाख रुपए का आपने इसमें शेयर भी खरीद रखा है, ठीक है। 2 लाख रुपए का आपने क्या किया? शेयर भी खरीद रखा है। अब एक बात बताइए मुझे, शेयर से थोड़ा चलो एक काम करते हैं, ज़मीन बता देते हैं। प्रॉपर्टी खरीद रखी है आपने, इन्वेस्टमेंट आपको दिखा रहे हैं, आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने खरीद रखी है कितने की? 50 लाख की। ये आपके पास पूरी संपत्ति है, 50 लाख की आपने संपत्ति कर रखी है, 2 लाख का सोना रख रखा है, और उसके अलावा आपके पास घर में 1 लाख रुपए कैश है, बैंक में 1 लाख रुपए कैश है। टोटल आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, संपत्ति है आपके पास? 54 लाख रुपए का, है ना। 54 लाख रुपए की संपत्ति है, एक्सीडेंट हुआ है घर में, कितनी की जरूरत है? 5 लाख रुपए की, है कि नहीं? 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब आप कैसे करोगे मैनेज? मुझे ये सब सोच के देखो, एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो कि आप कैसे मैनेज करोगे। आपके पास इसके अलावा कोई रिसोर्स है ही नहीं, कोई दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, ना फैमिली रिश्तेदार कोई देने को रेडी नहीं है। आप कैसे मैनेज करोगे? आपको लग रहा होगा क्या प्रॉपर्टी बेच देंगे? अरे भैया एक्सीडेंट हुआ है, प्रॉपर्टी बेच दोगे ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, 5 लाख रुपए तुरंत चाहिए, कहाँ से करोगे मैनेज? फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है, क्या एक चीज़ दिमाग में है। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 लाख रुपए तो घर वाला निकाल देंगे, घर में कैश रखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे? चलो मान लो ATM निकाले, बैंक से भी निकालने के लगे, ATM से एक बार में 50,000 रुपये निकले ही, 50,000 तब भी नहीं निकल पाएगा, तो ले लेके मेरे पास 1.5 लाख रुपये ही होगा। चलो फिर सोना गिरवी रख लेते हैं, सोना बेच देते हैं। संडे का दिन है, संडे का एक्सीडेंट हुआ है और सारे के सारे सोनार की दुकानें बंद है, ठीक है। त्यौहार का दिन है, मान लो त्यौहार का दिन है, उस दिन सब कुछ बंद है,
क्योंकि जेवर्स की दुकान संडे को वैसे भी कहीं खुली रहती है, त्यौहार के दिन अभी ये बंद है। प्रॉपर्टी एक दिन में आप बेच नहीं पाओगे, 1 घंटे में बेच नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक दिमाग लगाओ आप, मैं क्या कहानी समझाना चाह रहा था ये समझो कि इन पैसों में से सबसे पहले आप पैसा कौन सा पैसा निकाल सकते हो, मतलब आपके पास कैश के रूप में आ सकते हैं। आप यहाँ पे हॉस्पिटल में जमा करके कह दो कि भैया ये लो और हम इलाज चालू करो। क्या है ये? घर में रखा हुआ कैश। तो इसकी लिक्विडिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो कैश की जो लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तरलता का सिंपल सा मतलब होगा कि कम समय में या जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी समय में उसका हम उपयोग कर सके और हमें हानि क्या हो? कम से कम हो, ठीक है, हानि कम से कम हो। तो आपने क्या किया, जो घर में रखा था वो पैसा सबसे पहले निकाल लिया है। फिर आप कहाँ गए? बैंक बंद था तो एटीएम से पैसा निकालने चले गए। तो आप क्या कर सकते हो? आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट की तरलता उसके बाद आ जाती है। उसके बाद आप इन दोनों में से कौन सा सबसे पहले बेच के पैसा बना सकते हो? कैश में कन्वर्ट किसको सबसे पहले कर सकते हो? ठीक है, घर में तो कैश रखा था, बैंक में जो पैसा था उसको अपने कैश कन्वर्ट करने में हो सकता है बैंक जिस दिन ओपन करेगा उस दिन कर सकते हो, ना तो एटीएम से इमरजेंसी में पैसा आप निकालने की कोशिश कर सकते हो। लिमिट अगर 50,000 की तो 50,000 निकल जाएगा, नहीं तो 1 लाख की तो 1 लाख निकल जाएगा। लेकिन एट एग्जैक्ट टाइम हो सकता है एटीएम भी खराब हो, एटीएम हो ही ना, ये भी तो दिक्कत हो सकती है। बट आपको जो घर में पैसा है दोस्तों वो तो आप सबसे पहले यूज कर पाओगे। इसके बाद अगर निकालने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे आती है? तो बैंक से निकालने की प्रोबेबिलिटी आती है। 2 चीज़ें होगी। आप पहले सोना बेच पाओगे कि प्रॉपर्टी बेच पाओगे? आप सोच के देखिए। सोना बेचने के लिए बेचना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो इसके बाद जो लिक्विडिटी आती है वो आती है गोल्ड की, और उसके बाद आती है आपकी एसेट्स की या प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं। एसेट बोल देते हैं या प्रॉपर्टी बोल देते हैं, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसको बोलते हैं तरलता। तो अगर आप अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं या आप अभी से अपने आप को ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं कि मैं अच्छा एक आगे चल के लाइफ जीऊँ, तो आपको देखो 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बैंक में पैसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर में पैसा रखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया ना, एटलीस्ट आपको बैंक में ना इमरजेंसी, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो एटलीस्ट इमरजेंसी फंड रखिए। कितना? इतना आपको हमेशा इमरजेंसी फंड रखना है बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में। और एटलीस्ट घर में इतना आपको रखना हमेशा पड़ेगा। एटलीस्ट हमेशा घर में रखिए अपने पैसा इतना एज ए इमरजेंसी फंड। घर में इतना, या तो घर में भी इतना रख सकते हो, बट मैं कैश में ऐसा मतलब कोई ब्याज नहीं मिलेगा इसलिए इतना इसको प्रेफर नहीं करता। लेकिन आपको कैश तो इतना रखना पड़ेगा इमरजेंसी फंड के लिए, क्योंकि अगर आप इतना भी जमा कर दोगे हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल वाले इलाज चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको घर में अपना इतने कैश रखना है, अगर इकोनॉमिक्स बनना है तो अच्छा अकाउंट में एटलीस्ट हमेशा इतना रख के छोड़ना है, क्योंकि जब जरूरत पड़ी इमरजेंसी में तो आप इसको निकाल सकें। इसके बाद कुछ पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, कुछ प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में, जहाँ आपको इच्छा वहाँ करिए। देखो रूल क्या कहता है, अगर आपके पास 100 रुपये है ना, 100 रुपये का दोस्तों, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया ना, कैश घर पे फिक्स हो गया, अकाउंट में पैसा फिक्स हो गया, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ना घटाना ना बढ़ाना है। 100 रुपये है तो ये रूल कहता है कि 60 रुपये आप क्या करो, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा दो। फिर इसके बाद बचता है 40 रुपये। 40 रुपये में से भी क्या करो, 30 रुपये आप सोने पे लगा दो, और 10 रुपये जो बचता है ना, 10 रुपये का, ठीक है, आप कुछ भी यूलिप वगैरह कुछ भी ऐसा प्लान ले सकते हो, अगर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स की भाषा में समझना चाहो, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपको रिटायरमेंट प्लान वगैरह जब आप पढ़ोगे ना, जब जॉब करना स्टार्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपका फाइनेंशियल एडवाइजर देगा कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। कि आपको 60% शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाइए, 30% का गोल्ड खरीद के रखिए, हर साल रिवाइज करिए, जो अगर पैसा बढ़ गया तो उसको रिवाइज करके 60-30-10 के रेशियो में रखिए उसको, ठीक है। बट वो अलग टॉपिक से हम लोग चले जाएंगे। हम लोग समझ रहे हैं तरलता, लिक्विडिटी क्या होती है। तो किसी की तरलता क्या होती है, ठीक है, कि कोई चीज़ कितनी लिक्विडिटी, कितनी तरल है, उससे क्या पता लगेगा कितना जल्दी उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तरलता किसकी है, जो घर पे पैसा रखा है। उसके बाद किसकी है, अकाउंट में जो पैसा रखा है। उसके बाद तरलता किसकी है, सोने की। उसके बाद किसकी है, सोना मतलब ये सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, ठीक है। उसके बाद किसकी तरलता है, प्रॉपर्टी या एसेट्स की, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया, सबसे ज़्यादा कैश, फिर बैंक अकाउंट में पैसे, फिर गोल्ड, फिर प्रॉपर्टी या एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति है, प्रॉपर्टी का मतलब भी संपत्ति होता है। एसेट्स को कई बार हम परिसंपत्ति भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा कि तरलता का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो तरलता से हमें क्या फायदा है, जिसका कैश फ्लो मतलब जिसका तरलता ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, हमारा ये तो समय बचेगा, उसको कैश में कन्वर्ट करने में हमें कम समय लगेगा, प्लस उससे हमें कम से कम हानियाँ होंगी। बेसिकली हम इमरजेंसी फंड के रूप में तो लिक्विडिटी की यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तभी तुम्हें 5 लाख रुपये चाहिए था, इमरजेंसी नहीं रहता तो हम प्रॉपर्टी बेच के आराम से सब सेटल नहीं कर लेते, है ना। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वित्त के बारे में, मुद्रा के बारे में, मनी के बारे में नहीं, वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए वित्त, हेडिंग डालिए वित्त, थोड़ा लिख लीजिए।
फाइनेंस। देखिए, मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। जो हम मुद्रा यूज करते हैं दोस्तों, उसके उपयोग के अधिकार को हम वित्त कहते हैं। तथा वित्तीय व्यवस्था, या इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था कॉमा बचतकर्ता, वित्तीय व्यवस्था कॉमा बचतकर्ता तथा निवेशक के बीच की कड़ी है। जो वित्तीय व्यवस्था होती है ना, फाइनेंशियल सिस्टम, अभी मैंने समझाया था आपको पिछले क्लास में। फाइनेंशियल सिस्टम, बचतकर्ता मतलब आप हो गए थे यहाँ पे, और निवेशक कौन था? फर्म था। अब लाइन देखिए क्या लिखा है मैंने, लाइन देखिए एक बार। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। मतलब जो पैसा हम यूज कर रहे हो पूरा एक फाइनेंस है, वित्त का सिस्टम है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। फिर उसके आगे हमने लाइन लिखाई थी तथा वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, बचतकर्ता तथा निवेशक। निवेशक मतलब यहाँ पे पैसा देंगे तो ये कहीं की जगह, मैंने बताया था, निवेश करेगा वो, तो इनके बीच की कड़ी होती है क्या? वित्तीय व्यवस्था। तो लिखिए वित्तीय व्यवस्था का लिख चुके आप लोग, वित्तीय व्यवस्था कॉमा बचतकर्ता तथा निवेशक के बीच की कड़ी होती है। यही सिस्टम है, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, बस लिखवा रहा हूँ अभी ना। अर्थात विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। देखो अभी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ऐसा तो था नहीं कि टाटा टी को ही देगा, ये आपको इन्फोसिस को भी लोन दे देगा, ये आपको टाटा को भी लोन दे देगा, ये आपको महिंद्रा को भी लोन दे देगा, ये आपको अडानी को भी लोन दे देगा, ये आपको रिलायंस को भी लोन दे देगा। तो जो आपसे पैसे ले रहा है किसी को भी लोन दे सकता है। तो विभिन्न जिसको ज़रूरत है बेसिकली क्या करेगा, उसको ये लोन देगा। तो मैंने यही लाइन दिखाई है, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों को संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय व्यवस्था वित्तीय उपकरणों तथा या संसाधनों की गतिशीलता का मुख्य माध्यम है। इसके अंतर्गत बचत को निवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात यह स्थिर संसाधन को गतिशील बनाने में सहायक है। ये स्थिर संसाधन को गतिशील बनाने में सहायक है। आपका पैसा फाइनेंशियल सिस्टम या बैंक के पास, एसबीआई के पास गया, इसने इसको पैसा दिया और इसने सिस्टम को पूरा गतिशील बनाया। गतिशील कैसे बनाया? जब इसने ब्रांचेस खोले तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों को रोजगार दिया, लोगों ने फिर पैसे खर्चा करना चालू किया, तो पूरा सिस्टम ही सर्कुलेट होना चालू हो जाता है। जिससे मैंने कहा था इन्फ्लेशन भी आ सकता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। अब फाइनेंस मार्केट क्या होता है ये भी थोड़ा समझते हैं। हेडिंग डालिए वित्तीय बाजार, हेडिंग डाल लीजिए वित्तीय बाजार। अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां फंड का लेन देन, पैसे का लेन देन, जहां फंड का लेन देन अधिक के क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर किया जाता है। फंड का लेन देन या पैसे का लेन देन अधिक के क्षेत्र से, अधिक का मतलब होता है सरप्लस, अधिक का मतलब होता है सरप्लस। तो अधिक के क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो अधिक क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर किया जाता है तथा लेन देन का मुख्य आधार ब्याज अथवा लाभांश होता है।
यही आपका वित्तीय बाजार कहलाता है। ठीक है, तथा लेन देन का मुख्य आधार ब्याज अथवा लाभांश होता है, यही आपका वित्तीय बाजार कहलाता है। देखो सिंपल से अभी जो मैंने लिखाया आपको क्या था वित्तीय बाजार, समझ लीजिए। मैंने बताया था इनकी सैलरी 50,000 थी, 45,000 खर्चा कर रहे थे, तो कितना बच रहा था 5,000। अब लाइन देखिए मैंने क्या लिखाया था आपको। अर्थव्यवस्था वह बाजार है जहां फंड का लेन देन अधिक क्षेत्र मतलब सरप्लस, इनके पास कितना सेविंग बच गया 5,000। इसको चाहिए था पैसा, क्यों? क्योंकि इनको अदर ब्रांचेस खोलनी थी। तो इसको हम देखिए अधिक क्षेत्र मतलब ये सरप्लस से हो गया। कमी वाले क्षेत्र, इनको पैसे की कमी थी तो इनको क्या चाहिए था लोन, ठीक है, किया जाता है। तथा लेन देन का मुख्य आधार क्या होता है ब्याज अथवा लाभांश। इसको क्या मिलेगा, इसको दोस्तों 4% का ब्याज मिलेगा। जब ये लोन लेगा तो इसको कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ तो खेल ब्याज में चल रहा है, और जो बैंक रहेगा उसको क्या मिलेगा 6% का प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो क्या लिखा है मैंने लाइन आपको देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या मुख्य आधार ब्याज अथवा लाभांश होता है, वही आपको क्या कहलाता है वित्तीय बाजार कहलाता है। तो यहाँ पे ब्याज भी हो रहा है या लाभांश, या तो लाभ हो रहा है या तो ब्याज मिल रहा है, या तो ब्याज लेना देना पड़ रहा है ना। लॉजिक समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी चीजें और थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे लिखिए। वित्तीय बाजार को सुचारू रूप से गतिमान बनाए रखने के लिए विभिन्न संस्थाओं उपकरणों एवं वित्तीय सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार यह संसाधनों की गतिशीलता की सहायता से अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका अदा करता है। देखिए ये कहीं ना कहीं पूरे आपके सिस्टम को क्या कर रहा है गतिशील बना रहा है। कैसे? इन भाई साहब के पास पैसा बचा, इन्होंने बैंक को दिया, बैंक इनको दिया, और ये सारी चीज़ें सर्कुलेट कर दी। बार बार कोई चीज़ें घूम फिर के रिपीट होती है, हर टर्म में वही चीज़ें आ जाती हैं। गतिशीलता पैसे को कैसे हम आगे पीछे कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए एक टर्म एक हेडिंग टाइप में लिख लीजिए। वैसे मनी मार्केट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, एक टर्म्स थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट कल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे क्लासेस स्टार्ट करें कल। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आज क्लास हो रही, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी थोड़ा कोल्ड हो रखा है। चलिए, वित्तीय बाजार की अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या होती है, वित्तीय जो बाजार होता है उसकी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका होती है, थोड़ा सा 2-4-5 लाइन समझा दो, याद रखिएगा। देखो वित्तीय बाजार में फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में जो वित्तीय बाजार होता है, फाइनेंशियल सिस्टम होता है, उसकी अर्थव्यवस्था में क्या सहयोग है ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्या करता है, सबसे पहला क्या काम करता है कि तरलता को या संसाधनों की गतिशीलता को क्या करता है बढ़ाने में सहायता करता है। इनके पास पैसा आया, इनको लोन दिया, तो क्या है तरलता को बढ़ाता है। ठीक है, ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है, अब आप पैसे यहाँ पे क्यों जमा करोगे, क्यों? जब तक आप पैसे जमा नहीं करोगे बैंक इनको लोन नहीं देगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं ब्याज के चक्कर में कि यार घर में अगर पैसा रख दिए 5,000 तो उस पर कुछ पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। इससे अच्छा क्या करते हैं बैंक में एफडी कर देते हैं, बैंक में आरडी कर देते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा कर देते हैं, और यही पैसा बैंक क्या करती है लोन के रूप में देती है। तो हमारा क्या लालच है, हमें कि 4% ब्याज मिल जाए या 6% ब्याज मिल जाए, हम ये सोचते हैं। देखो बैंक मैक्सिमम आज के टाइम में 6% तक ब्याज देती है। आप सोचो इसको 10 से 12% में ब्याज दे दिया, तब भी तो 4% 5% कमा रहे। 4% 5% बहुत होता है, समझ रहे हो, बहुत बड़े अमाउंट में बहुत होता है। ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखो लगभग सारे टर्म समझो। उत्पादन में वृद्धि करते हैं, जितना आप सोच सको। ठीक है, जॉब में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, राइट। उसके अलावा कहते हैं निवेश में, अच्छा जो आप बचत देते हो उसको निवेश में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। यही पैसा जो आपने पैसा इनको दिया, ये निवेश के रूप में इनको दिया, तो ये क्या करते हैं निवेश करते हैं, तो रोजगार भी बढ़ रहा है।
ठीक है, अर्थव्यवस्था भी चल रही है, गतिशीलता भी बढ़ रही है, आर्थिक समृद्धि में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पहले एक कंपनी थी मुंबई में, एक कोलकाता में था, आगे चल के उसने तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटक, दार्जिलिंग, हर जगह, आसाम, हर जगह ब्रांचेस खोला, लोगों को रोजगार दिया, तो हमारा देश अमीर भी होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग समृद्ध होंगे, बेरोजगारी कम होगी, लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो गाड़ी, रोटी, कपड़ा और मकान होगा, बेसिक नीड्स होगी, हेल्थ होगा, अच्छी हेल्थ होगी, तो हम एक दूसरे से समृद्ध भी होंगे। तो यहाँ से आप जितने मैटर सोच सकते हो, जितने चीज़ें आप सोच सकते हो, खुद सोच सकते हो, ठीक है, जितने आपके दिमाग में आ जाए इकोनॉमिक्स से लेके कि हाँ ये करने से ये होता है। देखो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना मैंने पढ़ाया उतने पे आपने छोड़ दिया और उसने वैसे ही छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं तो क्यों है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, खुद का थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता तो हमें मैसेज करिए, आप उसका रिप्लाई आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में सोच रहे इतना ही रखते दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मनी मार्केट के बारे में स्टार्ट करेंगे, और मनी मार्केट थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, मनी मार्केट के बाद दोस्तों हम आरबीआई चालू करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, आरबीआई का स्ट्रक्चर्स क्या है। अब पता है हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम लेते हैं, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत पुरानी है, इसके पहले इसका अगर इसकी बात करें तो इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। अंग्रेजों के टाइम पे दोस्तों ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, जिसको आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, आरबीआई एक टाइम पे प्राइवेट बैंक था दोस्तों, ठीक है। 1934 तक बेसिकली प्राइवेट बैंक था, उसके बाद ब्रिटिश ने ली इसको, आरबीआई एक्ट 1934 में 1 अप्रैल 1935 से बेसिकली क्या हुआ, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया आपका आरबीआई के नाम से। और एक आपको अब जान के हैरानी होगी कि हम 1947 में आज़ाद होते हैं और 1949 में आके आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। मतलब सरकारी बैंक जो बनता है आरबीआई, तो ये 1949 में आके आरबीआई बनता है आपका, ठीक है। तो इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 1 जनवरी 1949 को क्या होता है, आरबीआई एज ए नेशनल बैंक नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। मतलब जो प्राइवेट लोगों के शेयर रहते हैं वो सब कुछ हटा दिया जाता है, तो फुल्ली गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई अपने आप में फुल्ली गवर्न होती है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और सारे बैंकों का बैंक भी होता है, या बैंकों का पापा कह सकते हो आप, ठीक है। तो सब सारे बैंकों के पापा बैठे होते हैं ऊपर। अगर कोई भी बैंक कुछ भी गलती करते हैं इनके पापा इनको डांट लगाते हैं या डांट फटकारते हैं, पापा मम्मी जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो जेंडर बैच नहीं होंगे हम लोग, राइट। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ, तो आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ तक फिनिश करिएगा, कई बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब आरबीआई के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आरबीआई ऐसे पढ़ेंगे कि आपको दोबारा भूले ना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी वो देखेंगे कि रघुराम राजन के समय क्या हुआ, उसको उर्जित पटेल आया तो क्या हुआ, शक्तिकांत दास है तो क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हमारे गवर्नर जैसे जैसे आते हैं उसके बाद क्या होता जाता है। मैं गवर्नर का नाम जल्दी इसलिए नहीं लेता क्योंकि गवर्नर चेंज होते रहते हैं, हर आज मैंने पढ़ाया 2 दिन बाद चेंज हो जाते हैं, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ने तो ये गवर्नर पढ़ा दिया। तो इसलिए मैं करंट गवर्नर का नाम ही नहीं लेता हूँ जानबूझ के, कि ठीक है कि गवर्नमेंट करंट ले लो। फिर बच्चे हम सीधा सिंपल वाला एक लाइन लिखवा देता हूँ कि आप जब पढ़ रहे हो उस समय गूगल कर लो कि आपका आरबीआई गवर्नर कौन है, ठीक है। विकिपीडिया भी आंसर दे देगा आपको, राइट। तो वो सबसे सिंपल तरीका, अच्छा तरीका है ना। चलिए, तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।